नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका मनिंदर साइंस स्कूल चनाना की ऑनलाइन क्लास में। मैं सज्जनपाल मील पॉलिटिकल की क्लास लेकर एक बार फिर हाजिर हूं। देखो, कल हमने देखा था कि मूल अधिकारों की आवश्यकता और महत्व क्यों है, क्यों मूल अधिकार हमारे को क्यों प्रदान किए गए, और मूल अधिकारों की अच्छाइयां देखी थी हमने, उनके बारे में जो अच्छी चीजें हैं उनका अध्ययन किया था। लेकिन देखो, एक जो सिक्का होता है उसके दो पहलू होते हैं, हेड और टेल। उसी प्रकार कोई भी चाहे चीज हो या कोई भी मतलब अधिकार हो, उनके भी बढ़िया और कमजोर पहलू होते हैं। तो बढ़िया पहलू मूल अधिकारों के हमने कल पढ़ लिए थे। अब इसके जो कमजोर पहलू हैं उनके बारे में अपने अध्ययन आज करेंगे। तो आज अपने जो चीज का अध्ययन करेंगे वो है, देखो, सबसे पहले मूल अधिकारों की आलोचना, मतलब इसमें हम कमियां निकालेंगे। फिर इसके बाद में नीति निर्देशक तत्वों के बारे में अपने थोड़ा देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले जो हमें टॉपिक लेके चल रहे हैं वो है मूल अधिकारों की आलोचना। प्रश्न आता है 6 नंबर का प्रश्न आ जाता है, 4 का भी आ जाता है कि मूल अधिकारों की आलोचना कीजिए या बताइए, या फिर इसको घुमा के प्रश्न दे सकते हैं कि किन आधारों पर मूल अधिकारों की आलोचना की जा सकती है। तो देखो, जो मूल अधिकारों की आलोचना है, कमियां या सीमा भी पूछी जा सकती है कि मूल अधिकारों की सीमाएं बताइए। तो सीमाएं, आलोचना या कमियां एक ही चीज है। तो देखो, इसमें क्या कमियां है वो अपने देखते हैं। सबसे पहले इसकी जो कमी है वो है प्रतिबंधों की अधिकता। संविधान ने हमें मूल अधिकार प्रदान किए हैं, लेकिन इसके साथ साथ इन पर कुछ प्रतिबंध भी लगा दिए। इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि मौलिक जो अधिकार है वो व्यक्ति को एक हाथ से तो दिए जाते हैं और दूसरे हाथ से ले लिए जाते हैं। क्या बोला जाता है कि मूल अधिकार है वो व्यक्ति को एक हाथ से दिए जाते हैं और दूसरे हाथ से ले लिए जाते हैं। कई बार ऐसा कहा जाता है कि मूल अधिकारों पर प्रतिबंध है वो असामाजिक तत्वों के लिए मतलब लगाया जाता है। असामाजिक तत्व क्या होते हैं? जो अपराधी वगैरह होते हैं, जैसे आतंकवादी हैं, चोर डाकू वगैरह। ऐसा कहा जाता है कि चलो, अपराधियों या जो असामाजिक तत्व हैं उन पर उनके मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाना ठीक है, वाजिब है। लेकिन कई बार सामान्य नागरिकों के जो मौलिक अधिकार है उन पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाता है। तो कुछ विद्वानों का मानना है कि एक हाथ से दिए जाते हैं और दूसरे हाथ से ले लिए जाते हैं। इनके ऊपर जो प्रतिबंधों का लगना है वो इसकी पहली आलोचना है। आपको पहले में मैं बता चुका हूं कि कोई भी मौलिक अधिकार है वो असीमित नहीं है, उसके ऊपर कुछ प्रतिबंध है। अगर ऐसा कर दिया जाए, उसको असीमित कर दिया जाए, उनके ऊपर अगर प्रतिबंध नहीं हो तो फिर उसका जो बुरा प्रभाव समाज पर पड़ सकता है। तो समाज के हित में उनके ऊपर कुछ प्रतिबंध लगाए जाते हैं। तो पहली आलोचना प्रतिबंधों की अधिकता। इसके बाद में निवारक नजरबंदी। कल भी मैंने आपको बताया था, ऐसा कानून है जिसके अंतर्गत व्यक्ति को आशंका के आधार पर गिरफ्तार किया जाता है। तो इसको भी मूल अधिकारों की आलोचना की दृष्टि से देखा जाता है कि जो निवारक नजरबंदी है वो व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों का हनन करती है। तो दूसरी इसकी जो कमी है या आलोचना है वो क्या है? निवारक नजरबंदी। देखा जाए तो वास्तविकता भी है इस तथ्य में। मान लो कोई भी व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों का उपयोग कर रहा है और उसको बिना किसी अपराध के अगर गिरफ्तार किया जाता है तो 3 महीने तक उसको अगर जेल में डाल दिया जाता है तो उसका तो मौलिक अधिकारों का हनन हो गया ना। तो फिर मौलिक अधिकार किस चीज की? तो देखो, निवारक नजरबंदी कानून है वो भी मौलिक अधिकार है, उनकी कमियों में और मतलब प्रकाश डालता है। तीसरा है व्यवस्थापिका की निरंकुशता से सुरक्षा प्रदान करने में असमर्थ। तो निरंकुशता क्या होती है? जिस पर किसी का अंकुश न हो, जिसको रोका नहीं जा सके। तो देखो, इसमें माना गया है कि जो व्यवस्थापिका है, हमारी जो संसद है, उसकी मनमानी पर रोक लगाने में जो मूल अधिकार है वो विफल रहे हैं, जो कि इसकी एक अन्य आलोचना है। आलोचकों का मानना है कि जो व्यवस्थापिका है अपनी इच्छा के अनुसार कानून बनाती है जिस पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक है कुछ मुद्दों पर, लेकिन ये जो मौलिक अधिकार हैं वो व्यवस्थापिका की निरंकुशता को प्रतिबंधित करने में असफल रहे। चौथा है विशेष संरक्षण की व्यवस्था का प्रयोग वोटों की राजनीति के लिए किया। विशेष संरक्षण किसके लिए?
देखो, विशेष संरक्षण की आवश्यकता हमेशा कमजोर तबकों को होती है। किसको होती है? कमजोर तबकों। तो हमारे यहाँ पर कमजोर तबके, कमजोर का मतलब ये नहीं शारीरिक रूप से कमजोर, पतले दुबले, वो नहीं। हमारे यहाँ कमजोर जो तबका है वो माना गया है एक तो अल्पसंख्यकों को, एक अनुसूचित जाति के लोगों को, एक अनुसूचित जनजाति के लोगों को, और साथ में महिलाओं को। तो देखो, संविधान में बात कही गई है कि जो महिलाएं हैं या अनुसूचित जाति, जनजाति या अल्पसंख्यक लोग हैं उनको विशेष संरक्षण दिया जाएगा, उनकी सुरक्षा की जाएगी। लेकिन इस शब्द का जो प्रयोग है वो खाली वोटों की राजनीति के लिए होता है, वोटों के समय होता है। अगर इस चीज को धरातल पर देखा जाए तो ये व्यवहार रूप में दिखाई नहीं देता। हम देखते हैं कि महिलाओं का शोषण हो रहा है, अनुसूचित जाति जनजाति है उनको भी संरक्षण देने में सरकार है वो नाकाम रही है, और अल्पसंख्यक है उनके मतलब खिलाफ भी काफी बार क्या है इस प्रकार का शोषण हुआ है। तो देखो, विशेष संरक्षण की जो व्यवस्था की गई थी उसको पूरा मतलब तरीके से लागू करने में सरकार विफल रही है। तो हम कह सकते हैं कि मौलिक अधिकार है, इसकी एक आलोचना है। मौलिक अधिकार इसीलिए दिए गए थे कि सभी लोगों को सुरक्षा प्रदान की जा सके और विशेष लोगों को विशेष संरक्षण दिया जा सके, लेकिन उसमें हमारे मौलिक अधिकार है वो विफल रहे। इसके बाद में व्यवहार में बच्चों और महिलाओं का शोषण विद्यमान, आज भी बच्चों और महिलाओं का शोषण हो किया जा रहा है। किस प्रकार? शोषण के अनेक प्रकार है। हम कई जगह ये पाते हैं, देखते हैं कि महिलाओं को पुरुषों के तुलना में कम वेतन दिया जाता है, बच्चों से बाल मजदूरी करवाई जाती है, चाय की दुकान पे या चाय का जो होटल है वहां पर बच्चों को बर्तन धोते हुए, चाय बनाते हुए या वेटर का काम करते हुए हम देखते हैं। छोटे बच्चे जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं वो भी वहां पर कार्यरत रहते हैं, जिससे उनके कुछ अधिकार है, जैसे शिक्षा का अधिकार है, इस प्रकार के अधिकारों का हनन हो जाता है और उनके व्यक्तित्व का बिल्कुल भी विकास नहीं हो पाता। तो मौलिक अधिकार है उन बच्चों के और उन महिलाओं को का जो शोषण हो रहा है उस शोषण से उनको बचाने में विफल रहे हैं काफी हद तक। ये भी इसकी एक आलोचना है। इसके बाद न्यायिक प्रक्रिया लंबी और जटिल है। लंबी आपको पता है, जटिल मतलब जटिल का मतलब होता है सरल न होना, यानी कि समझ नहीं आती कई लोगों को तो ये क्या चीज है, कैसे न्याय प्राप्त किया जाए। अनपढ़ लोगों के तो ये दिमाग से ही बाहर है। तो देखो, जो न्यायिक प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया का मतलब क्या होता है? न्यायालय में जाके इंसाफ पाने वाली प्रक्रिया। जिस व्यक्ति के अधिकारों का हनन है वो न्यायालय में जाके किस प्रकार इंसाफ पा सकता है, वो जो प्रक्रिया है वो कैसी है? कठिन है। जटिल का मतलब है कठिन, ठीक है, और समय साध्य भी है। कई बार तो ऐसे मुकदमे भी न्यायालय में अपने को देखने को मिलते हैं जिसमें किसी व्यक्ति ने एक छोटा सा अपराध किया होता है जिसके लिए संविधान में उसको 1 या 2 महीने की सजा होनी होती है, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया है वो समय साध्य होने के कारण अगर उसको हिरासत में व्यक्ति को ले लिया जाता है तो कई बार तो उसको हिरासत में लिए 10 साल तक उस पर केस चलता रहता है। 10 साल तो वैसे वो जेल में बैठा रहे और उसके बाद उसको 2 महीने की सजा होती है, जबकि उसको बैठा दिया कितनी देर जाता है? 10 साल। तो समय साध्य है ये। कई मुकदमों का तो फैसला है वो आजीवन ही नहीं हो पाता, पीढ़ियां की पीढ़ियां खप जाती है उसमें। इसलिए हम कह सकते हैं कि न्यायिक प्रक्रिया है लंबी और जटिल है। मैंने आपको बताया था कि अनुच्छेद 32 के तहत न्यायालय हम जा सकते हैं, लेकिन जब न्यायालय कोई भी व्यक्ति जाता है तो वहां एक तो व्यवस्था खर्चीली बहुत होती है, वकीलों के जो खर्चे हैं या अन्य जो खर्चे हैं, गवाहों को लाना ले जाना, फिर जो तारीखें पड़ती हैं और उसके बाद में जो व्यक्ति परेशानी जो व्यक्ति को झेलनी पड़ती है उसके कारण अधिक लोग, कई लोग तो ऐसे होते हैं मेरे जैसे, वो उस केस को ही छोड़ देते हैं, वापस ले लेते हैं, उनको न्याय मिल ही नहीं पाता। और कुछ जो लोग होते हैं उनके न्याय में इतना समय लग जाता है कि वो जो न्याय है उनके लिए कोई औचित्य ही नहीं रहता। तो ये इसमें कहा गया कि न्यायिक प्रक्रिया लंबी और जटिल है, जिसके कारण सभी लोगों को न्याय नहीं मिल पाता। तो ये देखो 6 जो इनकी आलोचना है। प्रश्न आ जाता है जी, मूल अधिकारों की आलोचना के बारे में बताइए। तो पहली आलोचना बता दी थी प्रतिबंधों की अधिकता, दूसरा निवारक नजरबंदी, फिर व्यवस्थापिका की निरंकुशता,
और विशेष रक्षण की व्यवस्था का प्रयोग वोटों के लिए, और ये बच्चों और महिलाओं को मतलब विशेष रक्षण है या उनका जो शोषण है उससे बचाने में असमर्थ है, और न्यायिक प्रक्रिया लंबी और जटिल। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मौलिक अधिकार हैं वो किसी काम के नहीं है। फिर भी मौलिक अधिकारों की प्रासंगिकता बनती है, क्योंकि ये जितने भी प्रतिबंध लगाए जाते हैं मौलिक अधिकारों के ऊपर वो जनहित में ही लगाए जाते हैं, जनता की भलाई के लिए ही लगाए जाते हैं, जिससे क्या है समाज में किसी प्रकार की अव्यवस्था न जन्मे। अब देखते हैं आगे वाला पॉइंट, नीति निर्देशक। तो नीति निर्देशक तत्वों को जाने उससे पहले हम एक छोटा सा टॉपिक है मूल कर्तव्य, इसको क्लियर कर लेते हैं। देखो मूल कर्तव्य है वो भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन, देखो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। जीके का प्रश्न है, ये कंपटीशन में भी आता है और छोटा प्रश्न भी आ सकता है 12वीं क्लास में भी। तो देखो 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था, और इसके अंतर्गत मूल कर्तव्यों की उस समय संख्या थी 10 मूल कर्तव्य उसमें देखो जोड़े गए थे भाग 4 में। मूल कर्तव्य है वो है भाग 4 में। अब देखो 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ, उसी प्रकार 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में, और उसके अंतर्गत एक मूल कर्तव्य और जोड़ दिया गया। कौन सा? 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको उनके माता पिता का दायित्व बनता है कि वो उनको अच्छी शिक्षा प्रदान करें। यह है 11वां मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य जो है वो मौलिक अधिकारों के पूरक ही हैं, यानी कि जो कमियां मौलिक अधिकारों में छोड़ी गई थी ना उनको मूल कर्तव्यों में पूरा कर दिया गया। तो देखो प्रश्न आता है कई बार कि मूल कर्तव्य वर्तमान में कितने हैं? तो कितने हैं? 11। देखो मूल अधिकार जो पहले थे उनमें से एक घटा दिया गया और मूल कर्तव्यों में एक जोड़ दिया गया। पहले कितने थे? 10 मूल कर्तव्य, अब कितने हो गए? 11। ठीक है। 12th क्लास में यह प्रश्न आता है कि किन्हीं 5 मूल कर्तव्यों को बताइए। क्या पूछते हैं कि किन्हीं 5 मूल कर्तव्यों के बारे में बताइए। तो मैं आपको 8 मूल कर्तव्य हैं जो मुख्य है उनके बारे में बताता हूं। तो देखो सबसे पहला जो हमारा मूल कर्तव्य है नंबर 1, संविधान का पालन करें तथा उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें। पहला हमारा जो मूल कर्तव्य है वो क्या बात बता रहे हैं कि संविधान का पालन करें। संविधान का पालन का मतलब संविधान ने जिन चीजों को मतलब हमारी को स्वतंत्रता दी गई है, जिन चीजों को मानी गई उनको माने और संविधान के अनुसार हम कार्य करें। जो कार्य संविधान ने वैधानिक घोषित किया वही करें, अवैध घोषित किए गए हैं वो कार्य हमें न करें। ये आह्वान किया गया किसके जरिए? मूल कर्तव्यों के जरिए। तो देखो क्या क्या आदर्शों और संस्थाओं, इसकी जितनी भी संस्थाएं हैं संविधान की, चाहे वो न्यायपालिका है, चाहे कार्यपालिका है, चाहे विधायिका है, उन सभी का हमें क्या करना चाहिए? सम्मान। इसके अलावा राष्ट्रध्वज, क्या है हमारा राष्ट्रध्वज? तिरंगा, उसका हम सम्मान करें। कैसे सम्मान करेंगे उसका? राष्ट्रध्वज को सल्यूट करके उसका सम्मान हमें कर सकते हैं। राष्ट्रगान का सम्मान करें। राष्ट्रगान का सम्मान का मतलब है कहीं भी अगर राष्ट्रगान चल रहा हो तो हम सावधान की मुद्रा में, जब तक राष्ट्रगान समाप्त होता है तब तक उसका सम्मान करें, सावधान की मुद्रा में खड़ा। ठीक है। जहां का मतलब ऐसे नहीं आप सड़क पे चल रहे हो, गाड़ियां आ रही है जा रही है, राष्ट्रगान आपको सुनकर सड़क के बीच में खड़े हो गए, ऐसा नहीं करना आपको। ठीक है ना, जहां वाजिब होना वही। ठीक है। अब देखो इसके अलावा आदर्शों का, संस्थाओं का, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें। जरूरी नहीं है कि हम अगर राष्ट्रगान का सम्मान नहीं करेंगे तो हमारे ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई होगी, ऐसा कुछ नहीं। ये हमारी संविधान को एक तरह से हम संविधान को क्या दे रहे हैं? यहाँ पर सम्मान दे रहे हैं मन से। वरना राष्ट्रगान जब चलता है या राष्ट्रध्वज जब लहराता है तो उसकी तरफ सलूट, कुछ व्यक्ति हैं वो सलूट कर देते हैं, कुछ नहीं भी करते। या राष्ट्रगान चल रहा है तो कई व्यक्ति ऐसे जो सीधे खड़े होते भी नहीं संविधान के, तो उसमें ऐसा नहीं है। ये केवल एक क्या है हमारे संविधान को, भाई हमारे को संविधान ने देखो इतना कुछ दिया है तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम उसका सम्मान तो करें। तो पहला मूल कर्तव्य यही है, क्योंकि आज जो हम स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे इस सब कुछ का आनंद उठा रहे हैं वो संविधान के कारण ही है।
तो उस संविधान को हमारे को इज्जत देनी या उसको सम्मान देना तो बनता है। अब देखो दूसरा मूल कर्तव्य क्या है? भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखें, यानी कि आपसी दंगे, लड़ाइयां या भारत को तोड़ने वाले जो अराजक तत्व उनका साथ कभी भी नहीं दे। देश में शांति बनाए रखें, भाईचारे के साथ रहें, सभी के साथ एकता और अखंडता से रहें, मिलजुल कर रहें। ठीक है, तो देखो भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखें और कभी हिंसा का पालन नहीं करें, अहिंसक रहें, हिंसा न करें। ये भी इस मूल कर्तव्य में हमारे को बताया गया है। तो देखो दो मौलिक कर्तव्य हो गए। मैं फिर आपको बता रहा हूं कि मूल जो कर्तव्य है वो मौलिक जो अधिकार है, हमारे मूल अधिकार है, उनके ही पूरक हैं। पूरक क्या होता है? जो उसमें कमी रहेगी वो। तीसरा है देश की रक्षा करें तथा आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। देश की रक्षा करें। अब देखो कई व्यक्तियों के, कई बच्चों के दिमाग में ये चीज चल रही होगी कि देश की रक्षा का काम तो सैनिकों का है या पुलिस का है, हम कैसे कर सकते हैं? हमारे पास कोई बंदूक नहीं, कोई हथियार नहीं, हम कैसे कर सकते हैं? तो देखो हर व्यक्ति, हर भारत का वासी है वो देश की रक्षा कर सकता है। सीमा पे हमारे जवान हैं। अगर हमको यहां लग रहा है कि कोई व्यक्ति है वो देश की अखंडता या एकता को हानि पहुंचाने का प्रयास कर रहा है, तो हमको उस चीज की जो जानकारी है वो नजदीकी जो पुलिस थाना उसमें देनी चाहिए। या हमारे को ऐसा लग रहा है कि कोई व्यक्ति है वो गैर संवैधानिक कार्य कर रहा है, तो उसकी हम शिकायत कर सकते हैं या उसको ऐसा करने से रोक सकते हैं। इस प्रकार हम देश की रक्षा कर सकते हैं। जवान तो कर रहे हैं, हमारी जो आर्मी है वो तो कर रही है, पुलिस भी कर रही है, लेकिन हमारा भी कर्तव्य है। अब देखो इस चीज में एक और लिखा हुआ है कि आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। मतलब राष्ट्र को जब भी हमारी जरूरत पड़े, कभी भी हमारी जरूरत पड़े, तो हमें राष्ट्र की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहें। जैसे देखो अभी एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं मैं आपको। कोरोना महामारी चल रही है, इसके अंतर्गत हमारी जो पुलिस है उसकी संख्या बहुत मतलब कम पड़ रही है। तो सरकार ने जो भूतपूर्व सैनिक है, जो रिटायर्ड हो चुके हैं, उनसे आह्वान किया गया कि आप भी अपनी सेवा दें। तुम्हारे आसपास के गांव में जो रिटायर्ड फौजी थे या आर्मी से जो सेवानिवृत्त अधिकारी थे या जो भी थे सैनिक थे, वो सभी अपनी जो ड्रेस है, वर्दी है, वो लगाकर उन्हें सड़कों पे आ गए उनकी सहायता करने के लिए। इसी प्रकार जो एनसीसी कैडेट्स हैं, जो कॉलेज में एनसीसी वगैरह करते हैं, वो भी अपने ड्रेस वगैरह लगा के पुलिस वालों की मदद करने के लिए आ गए। तो इसी प्रकार जब कभी भी हमारा क्या किया जाए, आह्वान का मतलब होता है बुलाना, तो हमको हमारी हर तरह की सहायता देने के लिए तत्पर रहना चाहिए। युद्ध काल हो चाहे वो सामान्य काल हो, युद्ध में भी हम हमारे जवानों की सेवा कर सकते हैं। हमारे को लगे कि हमारे आस पड़ोस से जवानों की टुकड़ियां वो गुजर रही हैं, तो उनके भोजन पानी की प्रबंध कर सकते हैं हम। तो इस प्रकार हम क्या है, राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं और बुलाए जाने पर हमेशा तैयार रहें। जब भी हमारा बुलावा आए किसी भी कार्य को करने के लिए जिसमें राष्ट्र की जरूरत हो, तो उस कार्य को हमें करना चाहिए। ये हमारा नीति निर्देशक नंबर 3। ठीक है, अब है चौथा, हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के महत्व समझे और उसका परीक्षण करें, मतलब परिरक्षण करें। हमारी जो संस्कृति है, देश की संस्कृति क्या होती है, हमारा यहाँ का जो खान पान है, वेशभूषा है, रहन सहन वगैरह है, इसका संरक्षण करें, इसकी सुरक्षा या इसको बनाए रखने का प्रयास करें, इसको विखंडित नहीं होने दें। पाश्चात्य जो संस्कृति है उसके प्रभाव में आकर हम अपनी खुद की जो संस्कृति है वो न भूल जाएं। फिर देखो सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। सार्वजनिक संपत्ति क्या होती है? ऐसी संपत्ति जिसका हम सभी प्रयोग करते हैं, जैसे रेलवे स्टेशन। तो रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, यहां पर हमें किसी प्रकार की किसी वस्तु की हानि नहीं करनी चाहिए, तोड़ फोड़ नहीं करनी चाहिए। खेल के मैदान है, घूमने के लिए जो पार्क है, विद्यालय है, सरकारी विद्यालय है और निजी विद्यालय है, या किसी भी प्रकार की जो सार्वजनिक संपत्तियां हैं, उनको हमें क्या है, कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अगर कोई नुकसान पहुंचाने का कारण बन रहा है तो उसको ऐसा करने से हमें रोकना चाहिए। और हिंसा से क्या रहना चाहिए, लड़ाई झगड़े से दूर रहना चाहिए। तो देखो हमारी जो अगला जो मूल कर्तव्य है वो क्या है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। फिर देखो
प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी आदि जीव आते हैं, इनकी रक्षा करें। प्राकृतिक पर्यावरण देखो हमारे जीवन का बहुत ही अहम हिस्सा है। प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है? जिसके अंतर्गत पेड़ पौधे आते हैं, वन, झील, ठीक है, नदियां, नहरें, इस प्रकार की जो चीजें आती हैं उनको अपने को क्या करना चाहिए? उनका संरक्षण करना चाहिए, उनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। कैसे? कुछ लोग जो है वो पेड़ों को काटते हैं, चोरी से भी काट देते हैं या वैसे भी कुछ थोड़े से पैसे के लालच में। इससे हमारा पर्यावरण क्या हो रहा है? नष्ट होता जा रहा है, जिसके परिणाम हमारे को खुद को भुगतने पड़ रहे हैं। कई प्रकार की बीमारियां हैं वो क्या है? वातावरण में घुल जाती हैं, प्रदूषण होता है। तो देखो, और नदियां वगैरह हैं, नहरें हैं, उनके जो जल को हम बहुत ज्यादा दूषित कर देते हैं, उसमें कचरा फेंक देते हैं। कुछ लोग हैं उसमें मतलब मरे हुए पशुओं को भी डाल देते हैं, जिससे वो पानी होता है क्या हो जाता है? दूषित। तो ऐसा नहीं करें। वन, पेड़ पौधे प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, साथ में नदियां, नहरें और झीलें, इनकी हो सके तो साफ सफाई में योगदान दें। अगर साफ सफाई में योगदान नहीं दे सकते तो भी इनको दूषित न करें, इनको हानि न पहुंचाएं। तो देखो ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। फिर है व्यक्तिगत या सामूहिक गतिविधियों में भाग ले। ठीक है, व्यक्तिगत या सामूहिक गतिविधियों में भाग ले। देखो व्यक्तिगत गतिविधि तो ऐसी होती है जिसमें मैं मान लो एक व्यक्ति खुद अकेला कोई कार्य कर रहा है। सामूहिक गतिविधियां क्या होती है? समूह में मिलकर गतिविधियां की जाती है। जैसे बारिश के समय में गांव के लोग हैं वो तालाबों की सफाई करते हैं सामूहिक, सभी मिलकर। ठीक, ऐसी सामूहिक गतिविधियों में भाग ले। आई बात समझ में? अगला है देखो 6 से 14 वर्ष के बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। कितने? 6 से 14 वर्ष के बच्चे को शिक्षा का अवसर मैंने आपको बताया था। देखो 86वां संविधान संशोधन 2002 जिसके अंतर्गत 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक अभिभावक या माता पिता का यह दायित्व है कि वो अपने बच्चे को 6 से जो 14 वर्ष का बच्चा है उसको अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा है वो प्रदान करवाए। अगर ऐसा वो नहीं करता है तो माता पिता या संरक्षक है वो दोषी माना जाता है। तो देखो 11वां मौलिक कर्तव्य है। बहुत बार ये प्रश्न आ जाता है कि 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है, या 86वां जो संविधान संशोधन है क्या है, या ये 86वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ? तो 2002 में लागू हुआ था। ठीक है ना? इसके अंतर्गत क्या है? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। ये कर्तव्य किसका है? माता पिता या जो अभिभावक है उनका है। ठीक है, तो ये देखो हमारे जो 8 मौलिक अधिकार है मुख्य रूप से, वैसे आएंगे 5 या 6 पूछे जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन मैंने आपको 8 बता दिए। अब है इसका मूल्यांकन मतलब कमी। जैसे मौलिक अधिकारों में कुछ कमियां थी ना, वैसे मूल कर्तव्य में भी क्या है? कुछ कमियां हैं। क्या कमी है? सबसे पहले देखो मूल कर्तव्यों के उल्लंघन पर कोई हमारे संविधान में सजा का प्रावधान है ही नहीं, तो इसकी पालना नहीं होती। ऐसे कहा जाता है कि मूल कर्तव्यों का अगर अपने उल्लंघन करते हैं ना, जैसे कोई व्यक्ति है सार्वजनिक नुकसान पहुंचा रहा है तो हम उसको देख रहे हैं, हम उसको रोक रहे नहीं है, या फिर राष्ट्र ध्वज को हम सल्यूट नहीं कर रहे हैं, या राष्ट्रगान का हम सम्मान नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में कोई सजा की व्यवस्था नहीं है। इसलिए लोग इनका क्या नहीं करते? पालन नहीं करते। कहने का मतलब ये है कि भारत में या किसी भी जगह है वो जो भी लोग हैं वो कानूनों का पालन करते हैं, या जो भी मतलब मूल कर्तव्य या मौलिक अधिकारों का पालन करते हैं वो सजा के वैसे करते हैं। तो इनमें सजा का कोई प्रावधान ही नहीं है, इसलिए लोग हैं उनको मानते नहीं। ठीक है, तो पहली इसकी कमी क्या है कि इसमें किस मूल कर्तव्यों का अगर कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है तो उसके लिए किसी प्रकार की सजा की व्यवस्था नहीं है, जिसके द्वारा क्या है अगर उल्लंघन किया जाता है इनका तो सजा की व्यवस्था न होने के कारण उनको मानना आसान नहीं होता, कोई भी व्यक्ति इनका पालन नहीं करता। फिर है अत्यंत आदर्शवादी। ऐसा कहा जाता है कि मूल कर्तव्य बहुत आदर्शवादी, इसमें बहुत ज्यादा आदर्श दिखाया गया, ये करो वो करो, संविधान का पालन करो, राष्ट्र ध्वज है इसकी इज्जत करो, जो हमारा राष्ट्रगान है इसका सम्मान करो। तो ये आदर्शवादी बहुत ज्यादा चीजें हैं इसमें। वन, तालाब, झील, इनकी मतलब स्वच्छता में आगे रहो, इनकी रक्षा करो। तो ये आदर्शवादी चीजें हैं, वो क्या व्यवहार में लोग मानते नहीं है। तो देखो ये इसकी क्या है?
मूल्यांकन है या कमियां, 2 कमियां हैं, बाकी आपको 8 है जो मौलिककृत्य उनके बारे में बता दिया गया है। और आज की जो ये क्लास है यहीं पे मैं समाप्त करना चाहूंगा। आगे की क्लास है वो आपको कल, जिसके बारे में जो भी क्लास है, जो भी टॉपिक मैंने लेके आऊंगा सीरियल वाइज, आपको पहले भी बताया है कि जो हमारे अध्याय है वो सीरियल वाइज चलेंगे। पहला अध्याय पहले बता चुके हैं, भारत की विशेषता, दूसरा अध्याय है, इसके बाद में तीसरा अध्याय। इसको क्रम से देखना आपको सभी को, जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं इसको क्रम से देखना है, तभी ये समझ आएगा। अगर आप सीधे मूल कर्तव्य अध्ययन की आलोचना देखेंगे और पीछे आपने अगर मौलिक अधिकार है उनको पढ़ा नहीं है, भारत की संविधान की विशेषता नहीं देखी, तो ये समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो इजाजत दीजिए, तब तक घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।